A very good afternoon to all of you. Myself Dr. Sanjukta Vidyan. I am working as an assistant professor in Department of Biotechnology, IIMT University, Meerut. Today I am here going to deliver my topic on what are the basic applications of plant tissue culture. What's the need of the applications of plant tissue culture? Like what exactly is plant tissue culture? तो सबसे पहले let's begin this topic. What is plant tissue culture? जब हम plant cells को, it could be any kind of cell, either it is from a root tip को लेते हैं, या फिर हम shoot से cells निकालते हैं, या फिर हम bud से निकालते हैं. Suppose करो तो ये हम कहीं से भी सेल्स को निकाल सकते हैं. हम यहाँ से भी ले सकते हैं, रूट से ले सकते हैं, हम शूट से ले सकते हैं, ठीक है, हम बड से ले सकते हैं. तो कहीं से भी जब हम सेल्स लेते हैं. अच्छा, एक चीज़ हमको ध्यान रखनी होती है कि ये जो सेल्स हम लेते हैं ये हमेशा हेल्दी सेल्स लेने चाहिए, क्योंकि अगर इन्फेक्टेड सेल्स होगा तो हम अच्छे से प्लांट को ग्रो नहीं कर पाएंगे. तो जब हम किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट के सेल्स को लेके डेवलप करते हैं एक न्यू प्लांट में, एक ही तरह के मदर प्लांट से जब हम दूसरे और कई वैरायटी स्पीशीज और जब हम कई नंबर ऑफ कॉपीज जब हम डेवलप करते हैं सेल्स से लेके, तो हम उसको प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं. अच्छा, ये हम करते कैसे हैं? ये हम इन विट्रो तरीके से करते हैं. इन विट्रो क्या होता है? जब हम कोई टेक्निक को, कोई सेल्स की टेक्निक को जो कि आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं, जैसे प्लांट्स हो रहे हैं, प्लांट जमीन पे उग रहे हैं, पत्तियां आ रही हैं, फूल आ रहे हैं, बड्स आ रहे हैं, फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूट्स आ रहे हैं, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है. ओके, लेकिन जब हमको इसी नॉर्मल प्रोसीजर को आर्टिफिशियल तरीके से करना होता है तब हम कैसे करते हैं? तब हम इस आर्टिफिशियल तरीके को लैब में जनरेट करते हैं. तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं? इस टेक्निक को हम इन विट्रो कहते हैं. इन विट्रो लैब्स में जब हम किसी भी सेल को ग्रो करके नया प्लांट या कोई नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो हम उसको इन विट्रो टेक्निक कहते हैं. तो प्लांट टिश्यू कल्चर हमेशा इन विट्रो हम करते हैं. तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं? हेल्दी सेल्स लेते हैं. अच्छा, आइडिया क्या है इसके पीछे करने का? सपोज करिए कि कोई प्लांट में हमको कोई वैरायटी चाहिए या फिर हमको उसमें कोई वैरायटी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो हमको क्या करना है? नई स्पीशीज बनानी है. तब हम क्या करते हैं? तब हम बेसिकली इस टेक्निक का यूज करते हैं. ठीक है, तो हम इसमें हेल्दी सेल्स को लेते हैं और उसको हम आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो करते हैं और एक सिंगल सेल से हम एक नए प्लांट का डेवलपमेंट करते हैं, एक नए प्लांट की ग्रोथ होती है. तो सबसे पहले ये हो गया रीजन कि क्या होता है प्लांट टिश्यू कल्चर. अब द थिंग इज दैट कि कंडीशंस, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए किसी भी प्लांट टिश्यू कल्चर. क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूं कि इन विट्रो है, तो सपोज करिए इन्वायरमेंट में कोई प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसको वैसे ही ग्रो करने की आदत है, उसके अंदर उसके सारे कंडीशंस बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हैं. ठीक है, लेकिन हमारे साथ क्या है कि हम उसको आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो कर रहे हैं. तो इट शुड कीप इन माइंड कि हमको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि जो उसके कंडीशंस हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हम बिल्कुल फुलफिल कर सके. जैसा प्लांट अपने इन्वायरमेंट में जिस कंडीशन के साथ ग्रो कर रहा है, वैसा ही कंडीशन हमको आर्टिफिशियल तरीके से जब हम किसी प्लांट को देंगे तभी एक हेल्दी सेल से एक हेल्दी प्लांट की ग्रोथ हो पाएगी, पॉसिबल हो पाएगा. तो कंडीशंस में कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हमको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी होती हैं? सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट सोर्स है, न्यूट्रिएंट सोर्स, सबसे पहले हमको ध्यान देना होता है कि न्यूट्रिएंट सोर्स हम इसमें कौन कौन से यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो
तो न्यूट्रिएंट सोर्स, अगर हम बात करें कंडीशंस की, कंडीशंस, तो कंडीशंस बेसिकली 3 टाइप्स के कंडीशंस पे हमको फोकस करना होता है, जो मेन फोकस होता है हमारा जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं या हम जब लैब में कोई भी तरीके का कल्चर करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो यूज करते हैं न्यूट्रिएंट सोर्स, तो न्यूट्रिएंट सोर्स भी बेसिकली हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो जो मैक्रो और माइक्रो, क्या मतलब होता है इसका? मैक्रो मतलब ज्यादा और माइक्रो मतलब कम। तो जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत हमको ज्यादा होती है, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन सोर्स, ठीक है, कार्बन सोर्स, नाइट्रोजन सोर्स या फॉस्फोरस, तो इस टाइप की चीजें जो होती हैं हमको वो बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होती हैं, तो हम उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मतलब कि उनकी रिक्वायरमेंट जब वो प्लांट ग्रो करता है तो उसमें उन न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाता है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब कि जिंक हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, इस टाइप की जो चीजें होती हैं, इस टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेसिकली हम माइक्रो न्यूट्रिएंट, मतलब इनका बहुत कम रेशियो में जरूरत तो है इनकी भी, ऐसा नहीं है कि अगर हम इनको नहीं लेंगे तो हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। देखिए, एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कि किसी भी सेल में आइदर प्लांट सेल हो गया या एनिमल सेल्स हो गए। जैसे एनिमल सेल्स में बेसिकली क्या होता है कि हम स्टेम सेल्स को लेते हैं। अच्छा, स्टेम सेल्स की क्या कैपेबिलिटी होती है कि जो स्टेम सेल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं कि हर जगह के, हर ऑर्गेनिज्म के, हर पार्ट के पास जब वो जाते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। तो अगर हमको सपोज करिए लिवर का कुछ डेवलपमेंट करना है या लिवर के सेल्स को आर्टिफिशियल ग्रो करना है तो हमको उसी स्पेशली जगह से लेनी होगी, या हमको किडनी का करना है तो हमको उसी स्पेशली जगह से लेनी होगी। तो ये क्या होते हैं, जो स्टेम सेल्स होते हैं या जो एनिमल सेल कल्चर होता है, इसके जो सेल्स होते हैं ये क्या होते हैं, प्लूरीपोटेंट होते हैं, मतलब कि ये वैरायटी ऑफ फंक्शंस करते हैं। तो अगर हमको ग्रो करना है आर्टिफिशियल, एक तो ये थोड़ा सा टीडियस होता है एज कंपेयर टू प्लांट टिश्यू कल्चर। एनिमल टिश्यू कल्चर जो होता है वो थोड़ा सा टीडियस होता है। ठीक है, दूसरी चीज इसमें यह ध्यान देनी होती है कि जो भी सेल को हम ग्रो कर रहे हैं वो एग्जैक्टली हमको उसी जगह से लेनी होती है। बट इन प्लांट इट्स नॉट लाइक दैट। प्लांट्स में क्या होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं वो टोटीपोटेंट होते हैं। ठीक है, तो मतलब कहीं से भी, सपोज करिए कोई प्लांट है, तो हम कहीं से भी उसके सेल्स को लेके एक होल प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, ये इनमें ये कैपेसिटी होती है। अच्छा, तो अब हम आते हैं न्यूट्रिएंट सोर्स। तो न्यूट्रिएंट सोर्स की जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, 2 टाइप्स के ये न्यूट्रिएंट सोर्स होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। तो मैक्रो में कुछ सोर्सेज होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत होती है, या आप कह सकते हो कि जो मीडिया हम लेते हैं, ग्रोथ मीडिया। ग्रोथ मीडिया क्या होता है, ग्रोथ मीडिया एक ऐसा मीडियम होता है, या कह सकते हो हम आर्टिफिशियल तरीके से जब हम किसी चीज़ को ग्रो कर रहे हैं तो हमको एक उनको इस इन्वायरमेंट देना होगा ना, एक मीडिया देना होगा, अदरवाइज वो कैसे डेवलप करेगा। तो उस मीडिया में हम सारी चीज़ें जितनी हमको रिक्वायरमेंट होती है, जितनी उसकी ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है, जितने उसमें पीएच कितना होना चाहिए, उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये सब कुछ हम मेंटेन करते हैं। तो उनमें हम न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी डालते हैं सो दैट कि अच्छे से ग्रोथ हो सके। ठीक है, तो ये बात होगी न्यूट्रिएंट सोर्स की। अब जो सेकंड है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर, अच्छा,
इस बात का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि जो हम प्लांट को ग्रो कर रहे हैं वो एग्जैक्टली कहाँ से आया है, उसका नेचर कैसा है, वो कैसा उसका हैबिटेट है, वो किस इन्वायरमेंट में अच्छे से डेवलप होगा, क्या वो डिजर्ट एरिया का प्लांट है या फिर वो हिली एरिया का प्लांट है, क्या वो सर्दियों का प्लांट है या गर्मियों का प्लांट है। तो ये सारी हमको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो 3 फैक्टर्स होते हैं इन्वायरमेंटल के जिस पे हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। एक होता है टेम्परेचर, देन pH एंड द थर्ड वन इज लाइट। तो लेट्स डिस्कस ईच टॉपिक साइमल्टेनियसली। ओके, तो सबसे पहले अगर हम इन्वायरमेंटल सोर्स की बात करें या फैक्टर की बात करें तो जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए उस 3 पॉइंट का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कितने टेम्परेचर पे, सपोज करिए कि कोई सेल है, उसको किसी सेल को ग्रो करने के लिए 40 डिग्री टेम्परेचर की ज़रूरत होगी, हमको उसको 40 डिग्री इंक्यूबेटर का जो टेम्परेचर है उसको 40 डिग्री मेंटेन करना होगा, देन ओनली वी कैन ग्रो दैट काइंड ऑफ सेल। और सपोज एनी काइंड ऑफ प्लांट विच सर्वाइव्स इन 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 17 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर एग्जाम्पल, तो हमको उसके लिए जो उसकी सेल्स होती हैं, अगर हम उसको आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो करना चाह रहे हैं तो हमको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो कितने टेम्परेचर पे सरवाइव करता है। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम आर्टिफिशियल ग्रो करते हैं तो हमको अपने इंक्यूबेटर के टेम्परेचर को उतना मेंटेन करना होगा। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जब हम आर्टिफिशियल किसी प्लांट सेल को ग्रो करते हैं तो इट इज़ वेरी स्पेसिफिक, मतलब कि हम एक ही कंडीशन की, ऐसा नहीं है कि हमने अपना एक लैब सेटअप कर लिया और उसमें हम हर तरीके के प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर एक प्लांट की हैबिटेट अलग होती है, हर एक प्लांट का जो इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है वो डिफरेंट होता है। कोई प्लांट किसी टेम्परेचर में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है, कोई प्लांट एसिडिक मीडिया में ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है, किसी की टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होती है, कोई बेसिक नेचर होता है किसी का। तो ये सारी चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देनी होती है। तो टेम्परेचर हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है जब हम आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो करते हैं। सपोज करो अगर किसी का 40 डिग्री है तो हमको अपना जो इंक्यूबेटर्स है जिसमें कि हम सेल को ग्रो कर रहे हैं उसको हमको 40 रखना पड़ेगा, किसी का 25 है तो हमको 25 रखना पड़ेगा एंड सो। तो इस टाइप से हमको टेम्परेचर का ध्यान देना होता है, टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। सेकेंड इज pH। तो सेम थिंग इज विथ pH ऑल्सो कि कोई प्लांट को ग्रो करने में, कोई प्लांट होता है वो एसिडिक pH पे ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है, या किसी का हमको क्या करना होता है कि जब सेल्स को जब हम ग्रो करते हैं तो बेसिकली यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो कल्चर करते हैं ये बेसिकली 2 टाइप के कल्चर होते हैं। एक होता है प्राइमरी कल्चर और एक होता है सेकेंडरी कल्चर। सो क्या डिफरेंस होता है इन कल्चर्स का? प्राइमरी कल्चर क्यों कहते हैं, सेकेंडरी कल्चर क्यों कहते हैं, ठीक है। तो कल्चर मतलब कि सपोज करिए कि कोई एक्सटिंक्ट वैरायटी है, फॉर एग्जांपल कोई एक्सटिंक्ट वैरायटी है और हमको क्या करना है, उसके सेल्स को हमको रीग्रो करना है। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम उस सेल्स के पार्ट को बार बार लें या हम उसको निकालें। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि एक बार हम उसमें से टिश्यूज को लेके उसका एक प्रिपेयर कर लेते हैं, सेल प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम उसको क्या कहते हैं, जब डायरेक्ट पार्ट से, बॉडी पार्ट से जब हम डायरेक्ट कल्चर लेते हैं, डायरेक्ट हम जब टिश्यूज को लेते हैं और उसके बाद हम उसका कल्चर करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, तब हम उसको प्राइमरी कल्चर कहते हैं।
ठीक है। अच्छा, प्राइमरी कल्चर तो हो गया, लेकिन जब हम अब ये प्राइमरी कल्चर कहते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी कल्चर का हमारे पास सेल बनके इस टाइप से कह सकते हैं, इस टाइप से हमारे पास फ्लास्क होते हैं जिसमें कि हम एक मोनोलेयर डेवलप करते हैं। तो हमारी ये तो बनके तैयार हो गई। अब हम क्या करते हैं, अब इसमें से फिर हम दोबारा से जब हम सेल्स को लेते हैं और दोबारा उसका कल्चर करते हैं, तब हम क्या कहते हैं उसको, सेकेंडरी कल्चर कहते हैं, ठीक है। और डिपेंड करता है कि हम उससे कितने फ्लास्क बना रहे हैं, ठीक है, हम उससे कितने फ्लास्क बना रहे हैं, और उसके बाद हम इन फ्लास्क को लेके अपना फर्दर यूज करते हैं। तो क्या होता है कि इन फ्लास्क का टेम्परेचर, सेल्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। सपोज करिए हम कोई प्लांट के सेल्स को ग्रो कर रहे हैं, तो अगर उसका 40 डिग्री टेम्परेचर, हमने उसके बारे में रिसर्च करनी होती है, गो थ्रू करने होते हैं, हमको उसके इन्वायरमेंट में जाके पता लगाना होता है कि क्या उसकी एग्जैक्टली नीड है, क्या उसका टेम्परेचर है, उसके अकॉर्डिंग क्या उसके पीएच, वो एसिडिक प्लांट है या वो बेसिक नेचर का प्लांट है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इंक्यूबेटर्स में हम उनको मेंटेन करके रखते हैं, और मीडिया वगैरह उसका हर 2 दिन में 3 दिन में चेंज करते रहना होता है, ठीक है। तो पीएच का भी हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। उसके बाद जो थर्ड चीज़ आती है वो होती है लाइट। लाइट की बहुत ज़्यादा नीड है किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। एज यू ऑल नो कि फोटोसिंथेसिस का टेक्निक होता है, सनलाइट इज द ग्रेट सोर्स ऑफ लाइट फॉर प्लांट्स। So light is the great source, sunlight is the great source, sunlight is the great source, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हम प्लांट को जब इन विट्रो तरीके से ग्रो कर रहे हैं तब हम उसको आर्टिफिशियल तब हम उसको सनलाइट प्रोवाइड कर सकें। तो उस केस, अच्छा बेसिकली होता क्या है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, बेसिकली क्या होता है कि हमको फोटॉन्स की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को करने के लिए। तो हम जब लैब्स में इन विट्रो तरीके से सेल्स को ग्रो करते हैं, तब हम आर्टिफिशियल लाइट्स का यूज़ करते हैं। आर्टिफिशियल लाइट यूज़ करते हैं। बेसिकली हमको फोटोन की नीड होती है फोटोसिंथेसिस के काम को, प्रोसीजर को करने के लिए। तो हम आर्टिफिशियल लाइट की कंडीशन को मेंटेन करते हैं। कुछ प्लांट्स डे प्लांट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स नाइट प्लांट्स होते हैं। तो मतलब है कि कुछ प्लांट्स डे लाइट, जिनको उनको ज़्यादा डे लाइट की ज़रूरत होती है, उनके नाइट की ज़रूरत उनको कम होती है। कुछ प्लांट्स होते हैं उनकी नाइट लाइफ ज़्यादा होती है, उनकी डे लाइफ कम होती है। तो ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान रखना होता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जो डे टाइम पे फ्लावरिंग करते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जो नाइट टाइम पे फ्लावरिंग करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट वो हमको रिसर्च करके पता करना होता है कि एग्जैक्टली हम किस प्लांट का सेल एक्सट्रैक्ट करके उसका टिश्यू कल्चर का प्रोसीजर कर रहे हैं। इन बातों को ध्यान में, वो डे लाइट प्लांट है या नाइट लाइफ प्लांट है, इन सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखते हुए आर्टिफिशियल तरीके से हमको एक पूरा सेटअप करना होता है। और ये मैं बार बार बोलूँगी कि ये बहुत स्पेसिफिक होता है। एक सेटअप से हम हर एक स्पीशीज़ के प्लांट को ग्रो नहीं कर सकते हैं। एक सेटअप से हम एक ही स्पीशीज़ के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं। हम लाइट वगैरह मेंटेन करके एक कंडीशन, एक आर्टिफिशियल कंडीशन, एसेप्टिक कंडीशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी सेल को ग्रो करने के लिए। ठीक, तो
तो ये तो हो गई कि हमारी कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, न्यूट्रिएंट फैक्टर हो गया हमारा, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया। अब आते हैं जो थर्ड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर क्यों जरूरी है? एज द नेम सजेस्ट, ग्रोथ, किसी भी प्लांट को, किसी भी प्लांट के सेल्स को ग्रो करने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से जब हम ग्रो करा रहे हैं तो हमको उसमें ग्रोथ फैक्टर डालने की ज़रूरत होती है। बेसिकली जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबर्लिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे ग्रोथ फैक्टर्स हमको बहुत ज़्यादा नीड होती है। इनका अलग अलग का, अलग अलग पार्ट का, अलग अलग ग्रोथ फैक्टर का रेशियो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द स्पीशीज ऑफ द प्लांट। हम रेशियो को थोड़ा वैरी कर सकते हैं, बट बेसिक जो ग्रोथ फैक्टर्स नीड होती हैं, ये यही 5 ग्रोथ फैक्टर्स की नीड होती है। ठीक है, तो इसमें से जो ये ऑक्सिन है, ये साइटोकाइन है, जिबर्लिन है, ये बेसिकली इनका क्या, ये बहुत इनिशियल लेवल पे हमको, जब प्लांट्स की सेल्स को हम ग्रो कर रहे हैं तो बहुत इनिशियल लेवल पे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि ये एज अ ग्रोथ फैक्टर काम करते हैं। ये एज अ ग्रोथ फैक्टर, ये सेल्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए, बेसिकली जो ऑक्सिन होता है ये ग्रोथ के लिए होता है, जो साइटोकाइन होता है ये सेल डिवीजन के लिए होता है, नीड डिवीजन होता है। तो बेसिकली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सिन। साइटोकाइन जो है वो सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन की जो प्रॉपर्टी होती है जब सेल्स में होती है तो ये बहुत इनिशियल लेवल पे ही होता है ना, कि जब सेल्स ग्रो कर रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद हम उसके सेल्स को डिवाइड करने की भी ज़रूरत है, तो हम साइटोकाइन देते हैं, जिबर्लिन देते हैं। ये तीनों एज अ ग्रोथ फैक्टर काम करते हैं। उसके बाद हम अगर बात करें कि इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड, तो ये सारे क्या हैं कि ये दोनों, ये जो है ये बेसिकली फ्लावरिंग के टाइम पे ज़रूरत होती है, फ्रूट्स के आने के टाइम पे ज़रूरत होती है। लीव्स, जैसे ऑटम के सीजन में सारी लीव्स झड़ जाती हैं, तो नई लीव्स जब डेवलप करती हैं तब इस ग्रोथ फैक्टर की ज़रूरत होती है। देन इथाइलिन की बात करें तो इथाइलिन एक ऐसा गैसियस ग्रोथ फैक्टर है। अच्छा, कहते हैं ना कि आपने बात सुनी होगी कि एक पके हुए केले को आप बहुत सारे केलों, कच्चे केलों के बीच रख दो तो सारे के सारे केले पक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इथाइलिन होता है ये एक ऐसा गैसियस ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करता है, जो कि एक गैसियस रिएजेंट होता है, जो कि दूसरी फ्रूट्स को साथ ही साथ दूसरे फ्रूट्स को राइपन करने में या पकाने में काम आता है। तो ये सारे हो गए आपके ग्रोथ फैक्टर्स जो कि नीड होते हैं किसी भी प्लांट टिश्यू कल्चर के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो इस टाइप से हम इनकी नीड को फुलफिल करते हैं और एक सेल से एक मैच्योर प्लांट को डेवलप करते हैं और आर्टिफिशियल तरीके से हम इसको ग्रो कर रहे हैं। अब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें लेके, सपोज करिए कि ये हमने इसमें पेट्री प्लेट में तो हम इनको सेल्स को ग्रो नहीं करते हैं, प्लांट सेल्स को, क्योंकि प्लांट्स को 2-3 इंचेस बढ़ना होता है। तो हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब्स, सिमिलर टेस्ट ट्यूब्स ही होते हैं, नॉर्मल टेस्ट ट्यूब्स, लेकिन प्लांट सेल्स को जब हम ग्रो करते हैं तो ये प्लांट सेल्स की स्पेसिफिक टेस्ट ट्यूब्स होती हैं जो कि नॉर्मल टेस्ट ट्यूब से थोड़ी ज़्यादा ब्रॉड होती हैं। तो हम उसी में मीडिया लेते हैं, मीडिया सेमी सॉलिड मीडिया या लिक्विड मीडिया या सॉलिड मीडिया
मीडिया लेते हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा सॉलिड मीडिया हम इसमें यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जो मीडिया है उसमें ये सेल्स जैसे ये डेवलप हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, फिर धीरे धीरे ये डेवलप होंगे, रूट्स धीरे धीरे नीचे जाएंगी। तो अगर मीडिया बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा तो इसको प्रिक नहीं कर पाएंगे, या फिर जब ये प्लांट्स अच्छे से 2-3 इंचेस सपोज करिए ग्रोथ कर गया तो हम इसको निकालने में हमको दिक्कत होगी अगर ये मीडिया बहुत ज़्यादा सॉलिडिफाई रहेगा। इसलिए हमको मीडिया जो होता है सेमी सॉलिड लेना होता है, सो दैट कि ये अच्छे तरीके से ग्रो कर जाए। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो इसमें सेल्स लेते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स या परमानेंट सेल्स लेते हैं, क्योंकि ये इन सेल्स में सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल तरीके से जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा नीड होती है स्टरलाइजेशन की, एसेप्टिक कंडीशंस की, क्योंकि जब तक हम इन्वायरमेंट को अपना स्टरलाइज नहीं करेंगे तो क्रॉस कंटामिनेशन होने के या कंटामिनेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मेरिस्टेमेटिक स्टेम्स को, मेरिस्टेमेटिक सेल्स को लिया जाता है बेसिक मोस्टली, या परमानेंट सेल्स को, क्योंकि इनमें ये कैपेसिटी होती है कि इनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इस वजह से हम ट्राई करते हैं कि इस टाइप के सेल्स को, हालांकि कोई भी सेल्स को लेके हम ग्रो कर सकते हैं, बट बेसिकली हम जब माइक्रो प्रोपगेशन करते हैं या जेनेटिक इंजीनियरिंग का कोई काम करते हैं तब हम बेसिकली इस मेरिस्टेमेटिक सेल्स को लेते हैं, क्योंकि इनमें इन्फेक्शन कम होता है। तो हम ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कोई भी सेल्स को लेते हैं। सेल्स लिया हमने, सपोज करिए हमने यहाँ से कोई सेल लिया जिसको हमने ग्रो किया मीडिया में, फिर धीरे धीरे ये सेल जो है ज़्यादा ग्रो हो गया, फिर हमने क्या किया, इनको डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब्स में हमने कन्वर्ट किया और टेस्ट ट्यूब्स में मीडिया में डाल के फिर इन सेल्स का ग्रोथ होने लगी। और जब ये 2 to 3 सेंटीमीटर हो जाते हैं तब हम उसको इसमें से निकाल के और आर्टिफिशियल से निकाल के फिर हम इनको ग्रोथ करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इस यहाँ पे फिर से ध्यान रखने वाली चीज़ है, जो हम यहाँ पे सॉइल में ग्रोथ तो करा रहे हैं, सॉइल में हम इस मीडिया से निकाल के सॉइल में दे तो रहे हैं, ग्रो तो हो रही है हमारे प्लांट्स, लेकिन क्या वो सॉइल नॉर्मल सॉइल है? नहीं, वो नॉर्मल इन्वायरमेंटल सॉइल में हम उसको डायरेक्ट नहीं देते हैं, क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है, आप डायरेक्ट उसको बिल्कुल भी हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजते हैं, आप पहले उसको किंडरगार्टन में भेजते हैं, राइट, सो दैट कि वो उस इन्वायरमेंट पे कोप कर सके, उस इन्वायरमेंट में वो रह सके, अच्छे तरीके से ग्रो कर सके, फिर उसके बाद आप उसको हायर एजुकेशन के लिए भेजते हैं। ठीक उसी तरीके से हम जो ये प्लांट्स होते हैं उनको पहले हम एक सॉइल जिसमें कि सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट, ग्रोथ फैक्टर्स, एवरीथिंग हम उसमें आर्टिफिशियल तरीके से दे के, स्टेराइल सॉइल होता है जिसमें कि कोई ज़्यादा कंटामिनेशंस नहीं होते हैं, इस टाइप के लैब में हम सॉइल लेके हम उस प्लांट को ग्रो करते हैं। और जब वो प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाता है उसके बाद हम उसको यहाँ से निकाल के और फिर लैंड्स वगैरह में, फील्ड्स में हम उनको ग्रो करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो बेसिकली ये सारी कहानी हो गई प्लांट टिश्यू कल्चर की। अच्छा, अब हम इसके अगर एप्लीकेशंस की बात करें, बेसिकली कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन होता है आज के जनरेशन में, बहुत ज़्यादा अगर इसका एप्लीकेशन होता है, अगर आप कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट सेल्स। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग या RDT, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। क्या है ये? क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग? जब कोई दो तरीके के होते हैं, एक तो सपोज करिए हमारा कोई प्लांट है जो कि बहुत अच्छी उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन वो एक्सटिंक्ट कर जा रहा है।
तब हम क्या करते हैं कि उस प्लांट की वैरायटी को, उस प्लांट की स्पीशीज को बनाए रखने के लिए या मेंटेन करने के लिए हम माइक्रो प्रोपगेशन करते हैं, यानी कि उन सेल्स को हम रीग्रो करते हैं आर्टिफिशियल तरीके में, और एक सेल से हम कई हजारों लाखों उसी सेम स्पीशीज की प्लांट को ग्रो करते हैं और उस वैरायटी को हम अपना अच्छे से बचा के रखते हैं। या फिर सपोज करिए कि कोई प्लांट है जिसमें कि कोई नई या न्यू जीन को हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल बहुत पहले की बात है, एक मैं आपको यहाँ पे कहानी सुनाना चाहूँगी। क्या था कि हमारे इंडिया में बहुत पहले की बात है, कॉटन की खेती हुआ करती थी। ठीक है, लोग बहुत खुश हुआ करते थे क्योंकि कॉटन बहुत ज़्यादा एसेंशियल चीज़ है, उससे कपड़े बनते हैं, उससे और भी बहुत वैरायटीज़ ऑफ यूजेस होते हैं। ठीक है, तो क्या होता था कि फिर धीरे धीरे देखा गया कि जब वो कॉटन की जब हम खेती कर रहे थे तो कॉटन की प्लांट्स में क्या हो रहा था, एक बग आके उसके प्लांट्स के पत्तों को खा ले रहा था और उस प्लांट को वो डैमेज कर रहा था। इससे क्या हो रहा था कि पूरी जो कपास या पूरी जो कॉटन की जो फील्ड्स थी वो सारी डिस्ट्रॉय हो रही थी, खराब हो रही थी। तो क्या हुआ, रिसर्चर्स साइंटिस्ट उन फील्ड्स में गए देखने के लिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, क्या वजह है जिसकी वजह से हमारी पूरी कॉटन की जो खेती है, जो हमारी फील्ड्स हैं, फील्ड्स खराब होती जा रही हैं। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक ऐसा बग है जो कि इस प्लांट को खा ले रहा है और इसको नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, फिर इन्होंने धीरे धीरे फिर एक दिन उन्होंने देखा अचानक कि फील्ड में एक बग है जो कि डेड है। तो इनको हुआ कि क्यों है, क्या रीजन है कि ये जो बग है इसकी डेथ हो गई है। तो उन्होंने क्या किया, इस बग को ले आके इन्होंने इन्होंने लैब में इसका पोस्टमार्टम किया। जब पोस्टमार्टम किया या डाइसेक्शन किया तब इन्होंने ये देखा कि इसकी गट में एक टॉक्सिन पाया गया। तो इसको क्राइजीन रिस्पॉन्सिबल था इस टॉक्सिन के लिए, ये टॉक्सिन पाया गया। अब ये साइंटिस्ट के दिमाग में ध्यान आया कि ये टॉक्सिन इनके गट तक पहुंचा कैसे। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि वो जो सॉइल थी वहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज थे जो कि बहुत ज़्यादा उस सॉइल में पाए जा रहे थे। कौन से बैक्टीरिया, बैसिलस थ्रूजेनेसिस एक ऐसा बैक्टीरिया था जो कि वहाँ पे था, और जो ये जो टॉक्सिन है जो कि उस बैक्टीरिया में था, तो जब उस बग ने इस पत्तों को खाया, सॉइल भी थोड़ा बहुत इनके अंदर गया, तो वो बैक्टीरिया जो है इनके गट में गया और इनके गट में जाके उसने वो टॉक्सिन रिलीज कर दी। तो उससे क्या हुआ कि इस बग की डेथ हो गई। तो फिर इन्होंने ये दिमाग लगाया कि क्यों ना अगर हम इस बैक्टीरिया की जो टॉक्सिन डेवलप करने वाली जीन है, जो कि कौन सी जीन है, क्राइजीन है, क्राइजीन को अगर हम निकाल लें और उसको निकाल के अगर हम इस जो हमारे पास जो कॉटन की जो प्लांट्स हैं इनमें अगर हम उस जीन को इनकॉर्पोरेट कर दें तो क्या होगा, तो जब ये बग इन प्लांट्स को खाने जाएगा तो वो टॉक्सिन, वो जीन भी इनके साथ यहाँ पे चला जाएगा और उनके गट में जाके उन बग्स की फिर डेथ हो जाएगी। इस आइडिया को लेके वो आए। अब इनके दिमाग में ये बात आई कि ओके फाइन, अब इस जीन को इस प्लांट तक पहुंचाएं कैसे। तब उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे जो दूसरे बैक्टीरियंस हैं, कौन से, एग्रोबैक्टीरियम
ट्यूमीफेसियंस, ये एक सॉइल बैक्टीरिया होता है जो कि गॉल डिजीज करता है या फिर जो कि सॉइल्स में पाए जाते हैं। इन बैक्टीरिया की एक खास बात होती है कि इनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड का पाया जाता है जिसको कि क्या कहते हैं, टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है जो कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड होता है। ये बेसिकली क्या करता है, ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस हैं, ये बेसिकली क्या होता है, ये क्राउन गॉल डिजीज करते हैं। किसमें? प्लांट्स में करते हैं। ठीक है, प्लांट्स में ये क्राउन गॉल डिजीज करते हैं। क्राउन गॉल डिजीज मतलब क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं इनमें एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है जो कि गॉल कहलाती है या ट्यूमर कहलाती है, एक ग्रोथ हो जाती है। ये ग्रोथ क्यों होती है? ये ग्रोथ क्या होती है, एक्स्ट्रा जब हम ग्रोथ हार्मोन्स आ जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स जब एक्स्ट्रा डेवलप होने लगते हैं, ग्रो होने लगते हैं, तो ये गॉल सा बन जाता है, ये ट्यूमर बन जाता है और फिर क्राउन गॉल डिजीज का इन्फेक्शन हो जाता है प्लांट्स में। तो क्या होता है कि अगर फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर हम इस बैक्टीरिया के टीआई प्लाज्मिड से इस एरिया में जो कि वायरुलेंस जीन होता है जिसको कि हम विर जीन कहते हैं, विर जीन क्या करते हैं, विर जीन बेसिकली ऑक्सिन और साइटोकाइन का ग्रोथ करते हैं। कहाँ पे? प्लांट्स में करते हैं, जिससे क्या होता है, उन एक गॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और जिसको कि क्राउन गॉल डिजीज फिर हो जाती है। तो उन्होंने सोचा अगर हम इस विर जीन को हटा दें और इस जगह पे हम ये जो दूसरा है, कौन सा, क्राइजीन, उसको अगर हम इनकॉर्पोरेट कर दें और उसके बाद हम इसको उस प्लांट में डाल दें, तो हमारे इस प्लांट में ये जीन आ जाएगा जो कि टॉक्सिन वाला जीन है, और जब इसको बग खाने आएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। इस आइडिया को करने के लिए उन्होंने ये सोचा। अच्छा, अब ये इतना आसान नहीं है ये पूरा प्रोसीजर, तो ये सारे एप्लीकेशंस किसमें आते हैं? ये सारे एप्लीकेशंस आते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ये सारे जेनेटिक इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस आते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया से उस जीन को कट किया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर नोन एज बायोलॉजिकल सीजर्स। ये क्या होते हैं? ये बेसिक स्पेसिफिक रीजन पे किसी भी जीन को कट करने के लिए यूज होते हैं। ये एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज होते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो बेसिकली बायोलॉजिकल सीजर्स की तरह काम करते हैं। और उनसे फिर हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने स्पेसिफिक कट कर दिया। कहाँ पे? बैक्टीरिया के उस जीन पे स्पेसिफिक, और साथ ही साथ जहाँ पे जिस प्लाज्मिड में उनको इनकॉर्पोरेट करना था उस क्राइजीन को एग्जैक्ट पोजीशन पे, एग्जैक्ट जीन पोजीशन पे उन्होंने उसको कट करके अटैच कर दिया। अटैच भी कैसे किया? एक दूसरा एंजाइम होता है लाइगेज। लाइगेज एंजाइम जो होता है उसको हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल ग्लू। जैसे बायोलॉजिकल सीजर्स कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को, वैसे ही लाइगेज को हम बायोलॉजिकल ग्लू कहते हैं। तो इससे हम इसको अटैच करके और फिर जब ये टीआई प्लाज्मिड इस प्लांट में
ग्रो किया। कैसे करते हैं? ये सारे हम प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू करते हैं। तो जब हम उस जीन को इनकॉर्पोरेट करेंगे, उस प्लांट के सेल्स को, पहले तो हम सेल्स लेंगे, उन सेल्स में हम कट करके इस जीन को इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो उसके बाद जो हमारे पास प्लांट वैरायटी डेवलप होगी, वो प्लांट वैरायटी को लेके, जिसको कि किसको फिर हम इस प्लांट वैरायटी को क्या कहेंगे? ट्रांसजेनिक। ट्रांसजेनिक कहेंगे। ट्रांसजेनिक का क्या मतलब होता है? ट्रांस मीन्स ट्रांसफर, जेनिक मीन्स जीन्स। ट्रांसफर ऑफ जीन्स to any organism is known as transgenic, and if it is doing in plant then it is called as transgenic plants, and if it is doing in animal then it is known as transgenic animals. तो जब हम इस वैरायटी को, इस प्रोसीजर को, और इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशंस होते हैं किसके? प्लांट टिश्यू कल्चर के। तो उसके बाद हम जब इस वैरायटी में, हम इसमें जब उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, और फिर जब हम उस प्लांट को आर्टिफिशियल सॉइल में ग्रो करने के बाद, जब वो अच्छे से ग्रो हो जाएगा, उसके बाद जब हम उसको फील्ड्स में ग्रो करेंगे, तो वो नॉर्मल ही, क्योंकि उसमें सारी प्रॉपर्टीज सेम ही रहेंगी। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि हमने प्लांट में टॉक्सिन दे दी, टॉक्सिन दे दी, तो क्या ये लेथल नहीं है ह्यूमंस के लिए? नहीं। इस बात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। ये जो टॉक्सिन, जो कि क्राइजीन का जो टॉक्सिन जो कि डेवलप कर रहा है, ये सिर्फ बग के गट में जाके ही टॉक्सिन्स कर रहा है। ये ह्यूमन के गट में कोई भी इसका अनफेवरेबल सिम्टम नहीं देखा गया है या नहीं होता है। इस वजह से ये फुल्ली सेफ है फॉर ह्यूमंस। तो उसके बाद हम उसको आर्टिफिशियल तरीके से ग्रो करने के बाद, जब हमने उसको फील्ड में रीग्रो किया, उसके बाद जब दोबारा बग्स का अटैक हुआ, तो इस बार क्या हुआ? इस बार प्लांट्स की डेथ नहीं हुई, इस बार बग्स की डेथ हो गई। क्यों हो गई बग्स की डेथ? क्योंकि अब जो हमारे पास न्यू वैरायटी थी प्लांट की, वो क्या था? वो ट्रांसजेनिक वैरायटी थी हमारे पास। और उस ट्रांसजेनिक वैरायटी में क्या था? उस ट्रांसजेनिक वैरायटी में टॉक्सिन जीन थी, टॉक्सिन्स थी, जो कि उस बग के लिए बहुत हार्मफुल था, और जो कि उसके गट में जाके टॉक्सिन्स करके उस बग की डेथ हो जा रही थी। तो ये सारे कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर के केस में अगर देखा जाए, आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हम कितनी भी वैरायटीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देख रहे होंगे, पहले बहुत फ्रूट्स में बहुत ज़्यादा इस ट्रांसजेनिक वैरायटी की यूजफुलनेस देखी गई है बहुत ज़्यादा। हम प्लांट के केस में अगर हम देखें एज कंपेयर टू एनिमल्स, एनिमल्स में भी आजकल ट्रांसजेनिक का बहुत सारे यूजेस हो रहे हैं, बहुत सारे डिजीजेस हम रिकवर कर पा रहे हैं, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जैसे इंसुलिन का फॉर्मेशन, इंसुलिन अगर नहीं बन रहा है तो हम कैसे उसको आर्टिफिशियल तरीके से इंसुलिन बैक्टीरिया में ग्रो कर रहे हैं, बैक्टीरिया में ग्रो करने के बाद हम उसको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही हैं, बट ये अभी एनिमल सेल कल्चर की अगर हम बात करें तो हाइपोथेसिस में चीजें ज्यादा चल रही हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा होगा। बट अगर हम प्लांट्स की बात करें, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, प्लांट टिश्यू कल्चर की बात करें, तो बहुत ज्यादा इन एप्लीकेशंस का यूज हो रहा है हमारे डे टू डे लाइफ में। जो हम पहले बहुत तरबूज ले लीजिए, बनानाज ले लीजिए, वैरायटी ऑफ बनानाज आजकल मार्केट में आ गए हैं जो कि बिगर इन साइजेस होते हैं, टेस्ट भी जिसकी अच्छी होती है। अगर हम वाटरमेलन की बात करें, वाटरमेलन पहले बहुत ज़्यादा हैवी और बहुत बड़े हुआ करते थे, अभी मार्केट में बहुत छोटे छोटे वाटरमेलन्स आने लगे हैं। देन टू जिसकी की सीड्स भी जिसमें कम होती है, जो स्वीटनिंग भी जिसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब कुछ क्या है? ये एप्लीकेशंस हैं किसके? जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज़ कर रहे हैं किसमें? प्लांट्स में। प्लांट्स में यूज़ करके
करके जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम नई वैरायटी बनाते हैं, नई स्पीशीज बनाते हैं, जो कि ह्यूमन मैनकाइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो रहा है और डे टू डे लाइफ में जिसका कि बहुत ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गए सर्टेन एप्लीकेशंस प्लांट टिश्यू कल्चर के। आई होप यू लाइक माई टॉपिक एंड फिर दोबारा हम बात करेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हमको बायोसेफ्टी रूल्स अप्लाई करने चाहिए जब हम कोई लैब सेटअप कर रहे हैं, या हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या हमको गाइडलाइंस फॉलो करने चाहिए, इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर नाउ। ओके, बाय बाय।